से देखोगे तो इसका कलर निकलना चालू हो गया है, और इसका जो पाउडर है वो पाउडर ये देखिए हाथ को लग रहा है, ये देख सकते हो आप। सीट है वो बैक सीट देखिए आप कैसे हिलता है, ये देखिए कितना हिल रहा है। एक डिस्क ब्रेक से रहना चाहिए उतना फीडबैक इस ब्रेक से नहीं आ रहा, ब्रेक पैड से। तो ये आवाज़ भी आ रहा है और फीडबैक का इशू भी पहले वीडियो में कि इधर से ऑयल लीकेज हो रहा था। पैनल मेरा लूज़ है, ठीक है, ये पैनल मेरा लूज़ है। नमस्ते दोस्तों, लगभग 20 दिन पहले मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि होंडा हॉर्नेट 2.0 में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे। कुछ प्रॉब्लम बहुत सीरियस थे, वो इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम थे, कुछ प्रॉब्लम रेयर डिस्क रिलेटेड थे, और एक प्रॉब्लम तो इतना बड़ा था कि उसमें गेयर लीवर गिर गया था नीचे। तो देखते हैं, ये मैं एक्चुअली एक फॉलोअप वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को बहुत कमेंट्स आए यूट्यूब, मेरे जो वीडियो था उस पर बहुत कमेंट्स आए। मुझे बोला कि भाई इस पर प्लीज़ एक फॉलोअप वीडियो बनाइए, क्या हुआ है आपके बाइक के साथ, क्या नहीं हुआ ये बताइए हमको वीडियो के थ्रू। तो चलिए जानते मेरे बाइक के साथ क्या क्या हुआ है। तो जब मैंने मेरे चैनल पे पहले वीडियो अपलोड किया था तो लगभग तभी उसी टाइम पे मैंने होंडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंप्लेंट डाली थी, और कस्टमर केयर पे भी कॉल लगा के बताया था कि मेरे ये प्रॉब्लम है। तो मेरी कंप्लेंट होंडा के साथ रजिस्टर थी। तो थोड़ी दिन बाद मेरे को मेरे सर्विस हेड का फ़ोन आया, जिधर मैं गाड़ी सर्विसिंग को डाला था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि सर होंडा की तरफ से जो आपके रीजन की तरफ से जो टेक्निकल हेड है और जो रीजनल हेड है वो आपकी गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए आ रहे। तो लगभग मैंने दूसरे या तीसरे दिन फिर से गाड़ी सबमिट किया, तो उन्होंने मेरे प्रॉब्लम्स नोट डाउन किए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है, और उन्होंने बताया कि ठीक है चलो, तो हम ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का कोशिश कर सकते हैं। 1 वीक बीत गया इसमें, और 1 वीक बीतने के बाद मेरे को एक रीजनल मैनेजर है जो गुजरात और महाराष्ट्र रीजन के रीजनल मैनेजर है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता इस वीडियो में। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि मुझे कि आपके प्रॉब्लम मैंने एक्नॉलेज कर ली है, मैंने आपके प्रॉब्लम देख ली है, आपने जो रजिस्टर की थी आपकी कंप्लेंट, और लगभग जो आपका वीडियो था, जो आपने 2-3 वीडियो बनाए उसमें से मैंने एक वीडियो देख लिया, जो पहले वाला वीडियो था वो। उन्होंने मुझे बताया कि आप प्लीज़ मुझे आपकी बाइक रिपेयर करने के लिए अलाउ कर दीजिए, मैं आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि सर ठीक है, हम एक पॉइंट पे एग्री हुए कि ठीक है सर मेरी बाइक रिपेयर कर लीजिए, बट ये लास्ट टाइम है जिधर मैं अपने प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ और मेरी बाइक रिपेयर को डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं मेरी बाइक रिपेयर को नहीं डालने वाला। तो उन्होंने बोला कुछ बात नहीं, आपके जो इशू है वो सॉल्व हो जाएंगे। हम डिस्कशन के बाद एक डेट पे एग्री हुए, जिधर मैं मतलब सर्विस सेंटर जाके होंडा के टेक्निकल हेड और रीजनल हेड है और एक सीनियर टेक्निकल हेड है उनसे मिला। उनको मैंने अपने सब प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए कि सर ऐसे गेयर लीवर गिर गया था, रेयर डिस्क में भी प्रॉब्लम है और मेरे स्टिकरिंग में भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सब प्रॉब्लम नोट डाउन किए और उन्होंने मुझे अश्योर किया कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि एक एक करके कि मेरे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप इधर से आइए। तो इधर मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि इधर से ऑयल लीकेज हो रहा था, तो ये ऑयल लीकेज अभी रुक गया है। ये दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व बाय देम। तो इसमें क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो कैप रहता है उस पर एक ओयरिंग लगता है, तो वो ओयरिंग उन्होंने ठीक से बिठाया है, और जो कैप का इनर पोर्शन रहता है वो भी क्लीन किया है, और जो जिधर हम वो फिट करते हैं इंजन का जो केसिंग रहता है वो भी उन्होंने ठीक से क्लीन कर दिया है। तो अभी मेरा ऑयल लीकेज रुक गया है। तो रही बात फिट एंड फिनिश की, तो मैंने ये बताया था मेरी वीडियो में, इधर से आ जाइए। ये पैनल मेरा लूज़ है, ठीक है, ये पैनल मेरा लूज़ है। फिर इसके बाद मेरे ये स्टिकर भी निकल रहे इधर से एजेस से, ठीक है, इधर का और इधर के भी स्टिकर निकल रहे ऐसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, ये पार्ट अभी हमारे इन्वेंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो हम ये ऑर्डर करेंगे, फिर ये ऑर्डर आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो लगभग उन्होंने बोला कि आपको अर्लीस्ट से अर्लीस्ट हम पार्ट अरेंज करके देंगे, और ये पूरा आपका जो स्टिकरिंग वर्क है उसके पूरे पैनल ही चेंज हो जाएंगे, और आगे का जो स्पीडोमीटर का जो फिटिंग लूज़ आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो लगभग मेरी बाइक रिपेयर होके अभी 2 वीक हो गए। तो 2 वीक हो गए तो भी मेरे को मेरे सर्विस हेड का फ़ोन नहीं आया कि सर आपके पार्ट्स का क्या स्टेटस है, आपके पार्ट्स शिप हो गए कि नहीं, आपके पार्ट्स शोरूम में कब आ रहे हैं। इसका स्टेटस बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है। उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, और मुझे सर्विस जब मैंने बाइक रिपेयर की थी तब मुझे बोला था उन्होंने कि सर आपको हम फॉलोअप देंगे कि आपके पार्ट्स ऑर्डर हो गए क्या, आपके पार्ट्स शिप हो गए क्या। तो अभी तक मेरे सर्विस हेड से मेरे को एक भी कॉल आया नहीं, और मुझे लगता है कि अगर हम नई बाइक ले रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करके सॉल्व करना चाहिए। अभी 2 वीक्स हो गए, तो 2 वीक्स
इज़ लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑर्डरिंग दिस काइंड ऑफ पार्ट्स। तो ये आना चाहिए अभी तक। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं मेरा जो तीसरा प्रॉब्लम था। वो तीसरा प्रॉब्लम मेरा ये था कि मेरा जो रेड डिस्क था, रेड डिस्क से इतना ब्रेक नहीं लगता था और ब्रेक से आवाज़ भी आता था। तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये बताया कि सर आपका जो डिस्क है और जो आपके पैड्स है, ब्रेक पैड्स, वो हम चेंज कर देंगे, तो इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे दिखाया आपके वो जेन्युइन पार्ट्स थे, उन्होंने वो चेंज करके दे दिया। तो मुझे लगा कि ये चेंज करने के बाद प्रॉब्लम रुक जाएगा। बट जब भी मैं शाम में जब निकला तो शाम में फिर से उसके डिस्क से आवाज़ लगने लगा। और मुझे पहले से ही लग रहा था रिपेयर के टाइम भी कि अभी तक ब्रेक से फीडबैक नहीं आ रहा। जितना फीडबैक एक डिस्क ब्रेक से रहना चाहिए उतना फीडबैक इस ब्रेक से नहीं आ रहा, ब्रेक पैड से। तो ये आवाज़ भी आ रहा है और फीडबैक का इशू भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो रही बात अभी जो मैंने बताया थी मेरे जो गेयर शिफ्ट के इश्यूज़ थे, तो अभी भी मैंने बाइक मेरे ऑलमोस्ट आई गेस 15 डेज़ हो गए मेरी बाइक रिपेयर हो गई है। तो मैंने ये वीडियो लेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइक थरोली टेस्ट करना चाहता था कि क्या क्या इशू आ रहे हैं, उसके बाद ही एक वीडियो बनाना चाहता था। तो वो बाइक मैंने कम्प्लीटली टेस्ट कर लिया है। तो जो गियर का मैंने बताया था, गियर अटकते हैं या थर्ड से आप फोर्थ में जाते हो तब गियर छूटते हैं, गियर बॉक्स क्लंकी है, तो इशू अभी तक मेरे साथ आ रहे हैं। वो इशू अभी तक मेरे सॉल्व नहीं हुए। और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे इशू आ रहे हैं, उस इशू के लिए आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्लच का सेटिंग रहता है नीचे, गियर लीवर का सेटिंग रहता है, तो उन्होंने ठीक कर दिया। तो उन्होंने बोला कि सर ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने एक प्रॉब्लम बताया था कि और एक प्रॉब्लम बताया था जिसमें मेरा इंजन कट ऑफ हो जाता था बीच में। मतलब मैं सेकेंड या थर्ड गियर में रहूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो बीच में डायरेक्ट इंजन कट ऑफ हो जाता था आवाज़ आके। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी भी मेरे साथ आ रहा है रिपेयर के बाद, अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया इस प्रॉब्लम के बारे में, बट उन्होंने मुझे ये अश्योर किया था कि सर ये प्रॉब्लम हमने नोट डाउन किए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बट ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुए एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो इधर आ जाइए, ये मैंने बताया था आपको कि कभी कभी स्पीडोमीटर पे गियर इंडिकेट नहीं कर पाता और वो डैश डैश दिखाता है। तो मैं उसका वीडियो क्लिप डाल दूंगा, वो प्रॉब्लम का मैंने वीडियो क्लिप निकाला है। मला गियर चेंज करायला लागेल, मला सांगा। व्हिडिओ काढली का? व्हिडिओ चालू आहे, ड्रॉप करतो। तो जब मैं बात कर रहा था होंडा के जो टेक्निकल टीम है उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक्चुअली ये जो रहता है गियर लीवर जो शिफ्ट रहता है वो एनालॉग से कंट्रोल होता है और ऊपर डिजिटल सिग्नल जाता है। तो उसके वजह से कभी आप धीरे से गियर डालते हो तो वो रीड नहीं कर पाता। तो बेसिकली आई डोंट थिंक ये इशू सॉल्व हो सकता है। सॉल्व होगा तो भी उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लेने पड़ेंगे, मतलब कुछ तो मैकेनिज्म चेंज करना है, अंदर का सेंसर चेंज करना है। तो ये प्रॉब्लम तो अनसॉल्वेबल है मेरी तरफ से, तो मुझे तो ऐसे ही कंक्लूजन लगता है ये डिस्कशन होने के बाद। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे सब प्रॉब्लम बाइक में जो पहले थे वो रिपेयर के बाद भी एग्जिस्टेंट है, वो सॉल्व नहीं हुए अभी तक। सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, वो है इंजन ऑयल लीकेज। और रही बात गियर शिफ्ट की, तो मेरा गियर शिफ्टर या गियर लीवर बोल सकते हैं आप, नीचे गिर गया था। इधर से आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा गियर शिफ्टर है, इसका नट निकल के नीचे गिर गया था। तो इसका मैंने ठीक से उनसे बहुत सारा डिस्कशन किया डिटेल में। तो पूछा कि सर जो मेरा गियर लीवर गिर गया था तो उसका वो क्यों गिर गया था और उसका रीज़न क्या था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सर वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में ठीक से टाइट नहीं हुआ रहेगा, वो नट लूज़ होगा, उसकी वजह से वो गिर गया रहेगा। तो मैंने उनसे फिर स्पेसिफिकली पूछा कि सर आप लॉक नट यूज़ कर रहे हो आपके बाइक में या नॉर्मल नट यूज़ कर रहे हो। तो उनका आंसर ये था कि वो फ्लेंज नट यूज़ करते हैं। तो फ्लेंज नट कैसे दिखता है दोस्तों, वो आप फोटो में आपको डाल दूंगा इधर। तो उसके आगे के साइड पे एक फ्लेंज रहता है, तो वो भी लगभग सिमिलर लॉक नट की तरह ही काम करता है। तो उसका भी लॉक नट जैसे ही प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। तो ये सब सुनने के बाद फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सर जो होंडा की जो बाइक्स है, होंडा की जो CBR है, जो हाई एंड बाइक है, उसमें भी फ्लेंज नट यूज़ होता है। तो ये जब हम डिस्कशन कर रहे थे और मैं उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन में था कि मेरा बाइक रिपेयर हो रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था, तो तभी ग्रुप पे 2 जन के फ़ोटो आए। उन्होंने भी बताया कि मेरा भी गियर लीवर गिर गया। तो मैंने उनको पूछा कि सर हाउ कैन दिस हैपन विद सो मेनी पीपल, क्योंकि ये सेफ्टी इशू है। तो उन्होंने वो फ्लेंज नट बिठा के दे दिया मुझे बाइक में वो रिपेयर के टाइम, और वो टाइट करके प्रॉपर टॉर्किंग करके दे दिया। और उन्होंने बोला कि अभी वो नट गिरेगा नहीं। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने लोगों के
नट गिर रहा है, तो ये नट के साथ इश्यू है या डिज़ाइन के साथ इश्यू है? क्योंकि आदमी को कैसे लगता है कि एक मेरा ही नट गिर गया था तो मेरे को कुछ नहीं लगता, मे बी वो नट लूज़ रहेगा, बट इतने लोगों के अगर नट गिर रहे हैं, ग्रुप पे आ रहा है कि नट गिर रहे हैं, तो किधर ना किधर तो प्रॉब्लम है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है वो फ्लेंज नट है, फ्लेंज नट का भी प्रॉपर्टी लॉक नट जैसे ही रहता है, बट आप उसमें कुछ मैकेनिज्म नहीं दे सकते क्या कि अगर वो लॉक नट, अगर वो फ्लेंज नट गिर भी गया तो भी वो किधर तो गेयर लीवर फंस के रह जाएगा, ऐसे नीचे गिरेगा नहीं। तो आई डोंट फील सेफ अबाउट दिस थिंग। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे बाइक के साथ अभी तक देख सकते हो आप कि मेरे पार्ट्स अभी तक चेंज नहीं हुए। जो पार्ट्स मेरे को पैनल चेंज करने थे अभी लगभग उसको 2 वीक हो गए, तो 2 वीक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पार्ट्स आने को, और कोई फॉलो अप भी नहीं ले रहा। और मेरे को सर्विस साइड से कॉल भी नहीं आया एक बार कि सर आपका पार्ट ऑर्डर हो गया, आपका पार्ट शिप हो गया। कुछ तो प्रोसेस रहता है उसमें, वो भी फॉलो नहीं हुआ अभी तक। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ नए प्रॉब्लम है जो मैंने अभी इस 20 डेज़ में डिस्कवर किए। तो मतलब ये प्रॉब्लम तो बढ़ रही है, स्टॉप ही नहीं हो रहे। तो इधर आ जाइए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये है एग्जॉस्ट और इसके ऊपर प्रोटेक्टर रहता है। तो ये प्रोटेक्टर जो रहता है ये पाउडर कोटेड रहता है। तो आप इधर से ठीक से देखोगे तो इसका कलर निकलना चालू हो गया है, और इसका जो पाउडर है वो पाउडर ये देखिए हाथ को लग रहा है, ये देख सकते हो आप, इसका पाउडर हाथ को लग रहा है। कुछ यूज़र ने ये भी रिपोर्ट किया है कि ये जो गियर लीवर का जो पार्ट है जिधर हम रेस्ट करते हैं, अपना फुटियर रखते हैं, तो ये कभी कभी इधर लगता है। और ये जो पाउडर कोटेड जो पार्ट है ये और इसका जो पाउडर कोट है वो सेम है, तो इधर का भी निकल रहा है। मैं आपको उसको फ़ोटो डाल दूँगा कि वो कैसे निकल रहा है। और रही बात ये जो मेटल पार्ट है, ये मेटल पार्ट पे कोटिंग रहता है, तो ये मेटल पार्ट के लोगों के रस्ट होने चालू हो गए इधर से, मतलब रस्टिंग चालू हो गया। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि रस्टिंग का इशू तो रहता है हर एक बाइक में, मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ बाइक में तो इशू रहता ही है, पर लगभग होंडा की बाइक में नहीं रहता क्योंकि क्वालिटी में हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो भी कंसिडर कर लेते कि ठीक है चलो थोड़ा सा रस्टिंग इशू रहता है। बट गाड़ी में अगर 3-4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ही रस्टिंग हो रही है, तो क्या आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो किया, उसमें कौन सी पार्ट की क्वालिटी आपने डिफाइन की है? मतलब क्या सोचा है आपने? इतने जल्दी अगर उस बाइक में रस्ट हो रहा है और मैं हाथ लगा के वो पाउडर कोट उस पर निकल रहा है, तो कौन सा पाउडर कोट माला है उसमें आपने? तो ये सब क्वालिटी इश्यूज ऐसे नहीं रहने चाहिए। तो एक चीज़ आई है, मैंने और एक चीज़ ऑब्जर्व की है, तो ये जो बैक सीट है वो बैक सीट देखिए आप कैसे हिलता है, ये देखिए कितना हिल रहा है। इतना नहीं हिलना चाहिए, जब पिलियन बैठता है पीछे तब ये सीट हिलता है। और ऊपर से ये जो ये है पैनल है वो लूज़ है, फिर से स्टिकर ठीक से लगे नहीं। तो मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा कि यार क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो हुई है इस बाइक में। तो मैं तो ये बाइक लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब अगर मेरे इशू बढ़ रही है और मेरे इशू सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो भाई आदमी कितना सर्विस सेंटर जाएगा यार? आदमी नई बाइक चलाने के लिए लेता है, सर्विस सेंटर में जाके रखने के लिए नहीं रहता। मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बाइक जब मैं ले रहा था, मैं 1.58 लाख जब इस बाइक में इन्वेस्ट कर रहा था, तब मैंने सोचा था कि चलो भाई अच्छा पावर वाला बाइक ले रहे तो जाएंगे, राइड पे जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, घूम सकेंगे जो घूमना है वो। बट अभी घूमने का तो दूर ही बात है, ये गाड़ी इतने प्रॉब्लम मेरे को दे रही है कि मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। अभी वो मुझे उन्होंने बोला है कि सर आप फिर से आ जाइए सर्विस सेंटर, हम फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये कितनी बार होगा? अभी आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। आदमी ने लिटरली मतलब मेरे को ये बताइए, अगर 2 महीने ही हुए मेरे को ये बाइक लेके, तो मुझे इतनी बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है प्रॉब्लम के लिए। और मैंने जो प्रॉब्लम बताए थे वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुए, इसका लीकेज का प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व हुआ, दूसरे प्रॉब्लम की भी वैसे ही रह गए। मतलब इसका जो चेंज किया, वो रेड डिस्क का जो चेंज किया तभी भी वैसे ही वो बिहेव कर रहा है। तो अभी मुझे कोई भी पूछेगा कि आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 बाइक लेनी चाहिए, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि इसमें इंजन प्रॉब्लम भी है और क्वालिटी इश्यूज़ भी है। तो आप लेके आपके पैसे बर्बाद करोगे। और मैं आगे आपको फॉलोअप वीडियो दूंगा कि एक्चुअली मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियोज़।